हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 में घातांक का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे पहली बार तीसरा पार्ट देख रहे हैं उनको पहले पहला पार्ट और फिर दूसरा पार्ट और फिर उसके बाद तीसरा पार्ट देखें तो फिर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। घातांक में जो तीसरा पार्ट है हमारा, उसके अंतर्गत हम कुछ नियम पहले पढ़ेंगे। जो हमारा दूसरा पार्ट था उसमें हमने 4 नियमों को पढ़ा था, घातांक के नियम क्या क्या होते हैं, और उसके आगे के जो नियम हैं उसको हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था कि जैसे आधार हमारा समान दिया गया है, आधार हमारा समान दिया गया है, गुणा हो रहा है, तो उस समय हम क्या करते थे, सिर्फ घातों को हम जोड़ देते थे। और ऐसे ही अगर समान आधार है और अगर संख्याओं का भाग हो रहा है तो हम घातों को क्या कर देते थे, घटा देते थे और हमारा उत्तर तुरंत आ जाता था। लेकिन यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें पहली कंडीशन तो हमारी ऐसी होगी कि जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारा जैसे घात समान है, आधार तो हमारा असमान है, आधार समान नहीं होगा, क्या समान होगा, घात समान होगी। तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे सवाल, गुणा हो रहा होगा। और दूसरी कंडीशन हमारी ये आएगी कि अगर मान लीजिए हमारा आधार तो असमान है, घात समान है लेकिन भाग हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। घातांक वाला जो चैप्टर है वो आगे हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट यूज होता है। और जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जब देते हैं, जैसे पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम देते हैं या एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें घातांक के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर हमारा बेस मजबूत है तो हम उन प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारा जो अगला नियम है वो क्या हो सकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर नियम लिखा, नियम के अंतर्गत है कि आधार हमारा कैसा है, असमान है, आधार असमान है और घातें कैसी हैं, समान हैं। देखो क्या नियम हो सकता है, देखते हैं। जैसे एक संख्या हमारी दी गई है 2 और उस पर घात क्या दी गई है, 3 दी गई है, और एक संख्या हमारी क्या है, 7 है और उसकी जो घात है वो भी क्या दी गई है, 3 दी गई है, क्योंकि हमारी घातें तो समान रहने वाली हैं, आधार हमारे अलग अलग हैं। देखते हैं जब हमारा ये 2 की घात 3 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 का जो गुणा है वो कितनी बार है बच्चों, 3 बार होगा। ऐसे ही 7 का जो गुणा है वो कितनी बार होगा, वो भी 3 ही बार होगा। आगे थोड़ा सा देखते हैं, एक 2 ले लिया, एक 7 ले लिया, यहाँ से गुणा का निशान है लगा दीजिए। अगला 2 ले लिया, एक और 7 यहाँ से ले लिया, लास्ट का 2 बचा और एक ये 7 ले लिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो 2 की घात 2 गुणा 7 है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 3 घात लगा देंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग रहा है कि अगर आधार असमान है, आधार हमारा कैसा है, असमान है, अलग अलग है, और घातें समान हैं, तो उन संख्याओं का गुणा कर देते हैं। ऊपर जो 2 घातें अलग अलग लगी हुई थी उसको एक जगह पर हम लगा देते हैं। आधार असमान, घातें समान हैं, तब संख्याओं का गुणा करके, संख्याओं का गुणा करके घात लगा दी जाती है। अच्छा बच्चों देखो, मैथ में क्या होता है कि उसका जो नियम है या उसका जो परिभाषाएं होती हैं वो मुख्यतः पूछी नहीं जाती हैं। अभ्यास जो हमारे होते हैं, जब प्रश्न होते हैं तो उसमें प्रश्न पत्र में पूछा नहीं जाता है। पूछा क्या जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, कि ये नियम किस प्रकार लगाया जा रहा है, और बाकी आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो वो पूरी तरीके से सही भी माना जाता है। एक उदाहरण ले लिया हमने, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा जैसे अलग ले लेते हैं। एक संख्या हमारी 2/3 है और इसकी घात क्या दी गई है, 5 दी गई है, और एक संख्या हमारी 11/7 है और इसकी भी घात कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम कर सकते हैं, बस हमें संख्याओं को देखना है। क्या देखना है बच्चों, हमें संख्याओं को देखना है। पहली संख्या क्या है हमारी, 2/3 है, ये संख्या है। दूसरी संख्या क्या है हमारी, 11/7 है।
और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 5 की घात लगा देंगे। और इस प्रकार हमारा जो प्रश्न है वो हमारा हल हो जाता है और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर इसको जनरल रूप में हम लिखते हैं तो a की घात m है और b की घात m है, तो a और b की घात क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। यानी कि कोई भी संख्या लीजिए, a कोई भी संख्या है और b हमारी कोई दूसरी संख्या है और उनकी घात अगर m है तो दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद उसके ऊपर हमें क्या लगा देना है, घात लगा देना है और हमारा उत्तर तुरंत हो जाता है, मिनटों में हो जाता है या कहें सेकंडों में ही हो जाता है। तो ये तो हमारा नियम था किसके लिए, गुणा के लिए। घातें हमारी समान हैं, आधार हमारा असमान है। तब एक दूसरी कंडीशन आ जाती है, जैसा हमने दूसरे पार्ट में भी पढ़ा था कि एक बार गुणा होता है एक बार भाग होता है, तो कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। अब जो दूसरी कंडीशन हमारी आने वाली है वो ये है कि उसमें घातें हमारी असमान होंगी, घातें हमारी समान होंगी, सॉरी, आधार हमारे असमान होंगे और संख्याओं का क्या हो रहा होगा, भाग हो रहा होगा। संख्याओं का भाग हो रहा है तो हम वही करते हैं कि संख्याओं का पहले भाग कर देंगे और उसके ऊपर घात लगा देते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसमें एक चीज थोड़ी सी मिस रह गई, पहले नियम में लिखना, समझ तो मेरे ख्याल से आप गए होंगे। आधार असमान, घातें हमारी समान, गुणा हो रहा है, ये चीज और लिखी होनी चाहिए थी इसमें। आधार हमारा समान, घातें समान और यहां से मैंने लिखा गुणा हो रहा है, तब संख्याओं का गुणा करके घात लगा दी जाती है। समझ में आ गया होगा। अब हमारा थोड़ा सा बदल जाएगा, अब जहां पर गुणा हो रहा है वहां क्या हो जाता है, भाग हो रहा है। संख्याओं का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। आधार हमारा समान है, घातें समान हैं, भाग हो रहा है, तब संख्याओं का भाग करके घात लगा दी जाती है। गुणा की जगह पे अब क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। भाग करके घात लगा दी जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, ये तो पहला नियम था हमारा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 2 की घात 3 दी गई है और नीचे हमारी 7 की घात क्या दी गई है, 3 दी गई है। करके देखते हैं इसको पहले एक बार। 2 की घात 3 है तो आपको पता है क्या करना है, 2 का हमें 3 बार गुणा करना है। ये लो भाई 3 बार गुणा हो गया। 7 की घात 3 है तो 7 का भी जो भाग गुणा है, सॉरी, हमें कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। और थोड़ा सा आगे लिखते हैं, 2/7 2/7 गुणा ये 2/7, एक एक करके हमने अलग अलग लिख दिया, गुणा हो रहा है सभी का। अब ये जो 2/7 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, 3 बार हमने लिख दिया। तो यहाँ 2 की घात 3 था, यहाँ 7 की घात 3 था, किया क्या है, हमने 2/7 कर दिया और घात को जो अलग अलग लग रही थी उसको एक जगह पर हमने लगा दिया और ये हमारा नियम हो जाता। एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। एक संख्या हमारी दी गई है 5/3 की घात 7 दी गई है, भाग का निशान लगा दिया, भाग हो रहा है भाई। और दूसरी संख्या जो हमारी दी गई है वो हमारी 7/11 है और इसकी भी जो घात है वो कितनी दी गई है, 7 दी गई है। तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो संख्याएं हैं बस संख्याओं पे ध्यान दीजिए। 5/3 में हमें भाग देना है, किसका भाग देना है, 7/11 का भाग देना है और इसी के ऊपर ये घात क्या लगा दी जाती है, 7 लगा दी जाती है। जो 2 अलग अलग घातें लगी हुई थी उसको हमने एक जगह पर लगा दिया। इसको थोड़ा सा आगे भी हल किया जाता है और आगे कैसे किया जाएगा, 5/3 तो हमारा सेम रहेगा, नीचे वाली जब भिन्न आती है तो उसको गुणा करके उल्टा करके लिख दिया जाता है, 11/7 हो जाता है और ये हमारी घात कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 11 पंजे 55 आ जाता है और 7 तिया 21 की घात कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। मेरे ख्याल से दिखाई आपको दे रहा होगा। तो इसको अगर हम जनरल रूप में लिखना चाहें तो a की पावर m और b की पावर m है। a पर कोई भी घात लगी हुई है, b पर भी वही घात लगी हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, भाग हो रहा है।
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए बी की घात क्या कर देंगे, m लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे ये जो दो नियम हमारे शेष रहते थे और वो हमारे दोनों नियम यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से आपको अब घातांक के नियमों में या घातांक के नियमों से संबंधित प्रश्न हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या हो सकता है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे कोई भी परिमेय संख्या दी गई है, कोई भी परिमेय संख्या दी गई है और उस परिमेय संख्या को हमें क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो उसमें परिमेय संख्या तो जैसे एक सिंगल टर्म में ली जाती है तब भी वो कहलाती है, परिमेय संख्या ही कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम जो संख्या लेने वाले हैं वो बट्टे के रूप में लेंगे और उनको किस प्रकार से हम भिन्न के उसके घातांक के रूप में लिखेंगे, आइए देखते हैं बच्चों। आप सभी बच्चे ध्यान से अपना कॉपी और पेन लेके बैठा करें और अच्छे से इसको सवालों को हल किया करें। अपनी एक्सरसाइज में कोई प्रश्न आपका अलग भी दिया होता है लेकिन टॉपिक मैं सारे कवर करूंगा और उससे आप उसको हल कर सकते हो बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके जो भी साथी हैं उन सभी को आप बताइए कि इस प्रकार हम अपना पढ़ सकते हैं और सारे साथियों को आप जोड़िए और पढ़िए ध्यान से बच्चों। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, देश का विकास करेंगे, देश के विकास में सहयोग देंगे तो हमारी सभी की जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। एक जो अध्यापक होता है उसकी पहचान उसके बच्चे ही होते हैं। अगर बच्चे परफॉर्म अच्छा करते हैं तो माना जाता है कि टीचर का अपना दिया गया जो ज्ञान था वो समाज में फैल रहा है और समाज को लाभान्वित कर रहा है। तो बच्चों देखते हैं परिमेय संख्या को। टॉपिक हमारा है परिमेय संख्या को घात के रूप में लिखना, घात के रूप में लिखना। तो जैसे पहले एक संख्या हमारी 2/3 दी गई है, 2/3 को घात के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये लो भाई 2/3 है, एक ही बार आया है तो ये लो एक घात लगा दी हमने। 2/3 है तब भी ये घात के रूप में लिखा हुआ है, एक लगा दी तब भी ये सेम है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक दूसरी संख्या आ गई हमारी और वो आ गई हमारी 4/9 आ गई। कितनी आ गई, 4/9 आ गई। अब 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे। 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 3 लिखेंगे। अब ये 2 की घात 2 है, ये 3 की घात 2 है। समझ आ गया। एक घातांक में लिखना है तो ये लो भाई, अभी हमने नियम पढ़ा था, भाग हो रहा है, घातें समान है तो ये लो दोनों के ऊपर लगा दी हमने, खत्म कहानी हमारी। एक और लेते हैं 8/27। 8 क्या होता है, 2 × 2 × 2 होता है। 27 क्या होता है, 3 × 3 × 3 होता है। 2 की घात 3 हो गया, इधर ये 3 की घात 3 हो गया और वही चीज 2/3 की घात 3 हो गया। एक सवाल और ले लेते हैं बच्चों और वो ये ले लेते हैं -8 क्या है, ये 27 ले लिया, माइनस के रूप में आ गई। इसको हमें घातांक के रूप में लिखना है तो या तो नीचे के संख्या पर लगा सकते हो या ऊपर की संख्या पर लगाते हो। माइनस तो आपको लगाना ही पड़ेगा क्योंकि माइनस जब आ रहा है तो इसका मतलब इसका जो संख्या है वो 1 माइनस की है। और नीचे क्या लिख दिया, 3 × 3 × 3 लिख दिया। तो ये हमारी -2 की घात 3 हो गई और ये हमारी 3 की घात 3 हो गई। ये लो भैया -2/3 की घात क्या हो गई, 3 हो गई और यहाँ से हमारा उत्तर आ जाता है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आप लेंगे तो उसको हम इस प्रकार से उसके गुणनखंडों में तोड़ के और उसकी घात के रूप में हम लिख सकते हैं। बहुत सारी संख्याएं हमारी हो सकती हैं। इसमें थोड़ी संख्याएं हमारी बड़ी भी हो सकती हैं कि जैसे मान लीजिए वो दे देता है, ऊपर हमारा 64 दे देता है और नीचे मान लीजिए हमारा क्या दे देता है, 343 दे देता है। अब जो 64 की बात ऊपर हमारा क्या दे देगा, 27 दे देगा और नीचे क्या दे देगा हमारा, 343 दे देता है। तो 27 के लिए हम ये भी सवाल हमारा सही
नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी घातों का समान होना ज़रूरी है, इसलिए ये भी हम सवाल नहीं लेंगे ना। 27 तो सही हो जाएगा। 3 तिया 9 तिया ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 कर देंगे। जैसे 49 गुणा अगर हम 7 करते हैं तो 7 नाम क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 7 चौक 28 हो जाएगा। और 28 और 6 कितने होते हैं, 34 होते हैं। ये 343 हमारा आ जाता है। और इसको हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो 3/7 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होता है, बस उसके हमें गुणनखंड निकालना होता है और हम किसी भी परिमेय संख्या को उसके घातांक के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए और क्या नाम है, आपको मैथ की जो अवधारणा है उसके कॉन्सेप्ट को बताने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और कोई परेशानी आपको नहीं होगी और इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। आगे हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक जो संख्या दी गई है, एक जो संख्या दी गई है उसे विभिन्न आधारों के रूप में लिखना। यानी कि कभी आधार हमारा 2 हो सकता है, कभी आधार हमारा 4 हो सकता है, कभी हमारा आधार 8 हो सकता है। तो किस प्रकार से इन संख्याओं को हम विभिन्न आधारों की घातों के रूप में लिखेंगे, तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक संख्या हमारी दी गई है, चलो टॉपिक का पहले नाम लिख देते हैं जिससे आपको थोड़ा ध्यान भी रहेगा। संख्या जो टॉपिक है हमारा वो है संख्या को विभिन्न आधारों के रूप में लिखना। तो चलो छोटी संख्या से लिखना शुरू करते हैं। अभी शुरू करेंगे हम 1 मिनट के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ और उस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने लक्ष्य में बिल्कुल ध्यान केंद्रित होकर के लग जाएं और अपने लक्ष्य को हासिल करें, तो कोई भी चीज़ आपके लिए असंभव नहीं होगी। तो एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति एक शार्क मछली लेकर के आता है और एक पानी का टब बना देता है और पानी के टब में उस शार्क मछली को डाल देता है। अब शार्क मछली पूरा जो तालाब था उसमें घूमने के लिए स्वतंत्र है, पूरे तालाब में वो घूम सकती है। फिर धीरे धीरे उसमें घूमती रहती है। तो वो जो हम व्यक्ति था तो उसने क्या किया, बीच में एक ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा लगा दिया, उस टब को कवर कर दिया, बीच में आधा उसका पार्ट कर दिया और एक साइड में जो दूसरी साइड थी उसमें जो चारा होता है मछलियों का वो उसमें डाला गया। चारा ट्रांसपेरेंट कांच होने की वजह से शार्क मछली को जो चारा था वो दिखाई दे रहा था कि मेरे उस ओर क्या नाम है चारा है और मुझे वहाँ तक पहुँचना है और मुझे उसको ग्रहण करना है। शार्क मछली आती है और आने के बाद उसमें घुसने के लिए प्रयास करती है, लेकिन कांच था तो कांच की वजह से वो वहाँ पहुँच नहीं पाती है, टक्कर लगाती है, नहीं पहुँच पाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर दोबारा से कोशिश करती है, फिर भी क्या नाम है वो नहीं पहुँच पाती है क्योंकि कांच का ट्रांसपेरेंट टुकड़ा था जिसकी वजह से वो नहीं पहुँच पा रही थी। फिर कोशिश करती है, 3 दिन कोशिश करती है, 4 दिन कोशिश करती है, 5 दिन कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। फिर उसके बाद वो हार के बैठ जाती है, अपने लक्ष्य को भूल जाती है और वो उसे लगता है कि अब लक्ष्य जो हमारा है हासिल करना संभव नहीं है। फिर उसके बाद जो व्यक्ति था उसने उस कांच के टुकड़े को वहाँ से हटा दिया, उसकी जो बाधा थी वो बाधा उसकी हट चुकी थी, लेकिन शार्क मछली ये मान चुकी थी कि मुझे अब जो चारा है वो नहीं मिलेगा। और शार्क मछली के ये मान लेने से ही, और वो बाधा थी वो भी नहीं थी उसके सामने, लेकिन फिर वो चारे को ग्रहण नहीं कर पाई और सदा एक कोने में ही जीवन अपना व्यतीत करने लगी।
तो बच्चों कभी कभी जो बाधाएं आती हैं हमारे सामने तो हम ये सोच लेते हैं कि हम लक्ष्य को अब हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। 5 दिन क्या 7 दिन, 7 दिन क्या महीने भर तक आप प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने चीज़ों को याद करते रहिए और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो आइए बच्चों टॉपिक पर आते हैं, संख्या को विभिन्न आधारों के रूप में लिखना। तो सबसे पहले हम जो संख्या लेते हैं वो हम 16 लेते हैं। 16 संख्या हमारी छोटी है। चलो 16 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कर लिए तो 2 अट्ठे कितना हो गया 16 हो गया, 2 चौको कितना हो गया 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और ये 2 एकम 2 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो 16 है उसको कितनी घात 1 2 3 4 यानी कि 2 की 4 घात के रूप में लिखा जा सकता है। और 16 को क्या लिखा जा सकता है, ये 4 है और ये 4 है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और कितनी बार आ रहा है ये 4 2 बार आ रहा है, तो 4 की घात 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी विभिन्न आधारों के रूप में हमने इसको लिख दिया है। एक संख्या और ले लेते हैं और वो हम ले लेते हैं 64। क्या ले लेते हैं 64 ले ली। ये सवाल हमारा यहीं पर हो जाता है। जब वो प्रश्न देगा तो प्रश्न में ये कहेगा कि 16 को 2 और 4 के विभिन्न आधारों के रूप में लिखिए, तो आप सीधा सीधा उसको लिख सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। जो 64 है उसके पहले गुणनखंड करते हैं। 32 दूनी 64, 2 एकम 2 2 छके 12 और 16 से आगे तो आपने कर ही लिया है, 2 चौको 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो जो 64 है हमारा वो 2 की कितनी घात के रूप में आ गया, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, 2 की कितनी घात के रूप में आ गया 6 में आ गया। ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 और ये क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया। तो 64 को 4 की घात कितनी 3 घात के रूप में भी लिखा जा सकता है। और ऐसे ही जो हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 64 को हम 8 की घात 2 के रूप में भी उसे हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम विभिन्न आधारों के रूप में संख्याओं को लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सी बड़ी संख्याएं करते हैं हम। तो बड़ी संख्या करने के लिए संख्या हम ले रहे हैं 15,625। 15,625 को विभिन्न आधारों के रूप में लिखना। 15,625 ये संख्या हमने ले ली है, इसको विभिन्न आधारों के रूप में हमें लिखना है। तो सबसे पहले 5 से दिया, 5 दिया 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया। फिर 5 से दिया, 5 छिंग 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 25 हो गया। धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा, आप बड़ी फटाफट करते रहेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे ही 5 एकम 5 आएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 आ जाएगा। 5 से फिर देंगे, 5 दूनी 10 5 25 आ गया, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। अब जो हमारा 15,625 है जो संख्या है उसे हम 1 2 3 4 5 और 6 5 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। 15,625 को हम 1 2 3 25 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। और 15,625 को हम 125 5 पंजे 25 पंजे 125 5 पंजे 25 पंजे 125 यानी कि 2 बार आया है। 125 की घात 2 के रूप में भी हम इस 15,625 हमारी संख्या है इसको लिख सकते हैं। आप इसको राइट डाउन कीजिए और आगे पढ़ते हैं हम। अब हमारे बस एक्सरसाइज के 2 से 3 क्वेश्चन और हमें हल करने हैं और हमारा यहीं पर ये हमारा जो तीसरा भाग है वो ख़त्म हो जाएगा। आगे फिर हम पढ़ेंगे। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन दिया गया बहुत सरल है और आप उसको अब हल करने में सेकंड का टाइम नहीं लेंगे। प्रश्न ये है कि जो संख्या हमें दी गई है वो है 12।
12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 को घातांक के रूप में लिखो। को आधार, ठीक है, ये भी जरूरी है, आधार 12 के घातांक के रूप में लिखो। तो ये लो बेटा 12 आधार हो गया, घात कितनी है 1 2 3 4 5, तो घात कितनी दी गई है इसकी 5 दी गई है और यहीं पर हमारा क्या हो जाता है उत्तर हो जाता है। प्रश्न 2 है 1000/1331 को घातांकीय रूप में लिखो। को घातांकीय रूप में लिखो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1000 है हमारा, दूसरी संख्या क्या है 1331 है, तो ये 10 गुणा 10 गुणा 10 बट्टे 11 गुणा 11 गुणा 11। जब आप घन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, घन और घनमूल वाला, तो उसमें भी आप इस चीज़ों को डायरेक्ट कर सकते हो। तो 10 की घात 3 हो जाएगी, इधर हमारी 11 की घात 3 हो जाएगी और ये हमारी 10/11 की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी और यहीं पर हमारा उत्तर हो जाता है। एक प्रश्न और है और वो है हमारा 1024/1089 को वर्ग के रूप में लिखो। को वर्ग में लिखो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद हम इसे वर्ग के रूप में यानी कि घात 2 के रूप में इसे हमें लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके गुणनखंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 1024 है तो 2 से दिया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया, 2 दूनी 4 और 1 बचा तो 2 पंजे 10 हो गया और 2 छके 12 हो गया, फिर 2 से दिया तो ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 से दिया, 2 छके 12, 2 दूनी 4, काफ़ी बड़ा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर आगे 2 से दिया, 16 दूनी 32, फिर 2 से दिया 8 आ गया, 2 से दिया 4 आ गया, फिर 2 से दिया 2, फिर 2 से दिया 1, 2 दूनी। अब क्या है कि वर्ग के रूप में लिखना है, तो वर्ग में क्या करते हैं हम 2 में से 1 लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी, ये हो गया 2 1 ले लिया, फिर इसमें से ले लिया, तो ये 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। तो यहाँ से 1024 है उसको हम लिख सकते हैं 32 की घात कितना 2, क्योंकि 2 घात के रूप में हमें लिखना है। और नीचे 1089 का भी अगर हम गुणनखंड करते हैं तो इसको 3 से देते हैं भाई, 3 तिया 9 और 3 छके 18 और 3 तिया 9। अब आ गया हमारा 363, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। लेकिन अब इसमें किसका जाएगा 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 में से लिया 11 में से लिया तो ये आ जाएगा हमारा 11 तिया 33, तो 33 की घात 2। और इस प्रकार से आप इन सवालों को हल कर सकते हो। यही हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आगे वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 में। धन्यवाद बच्चों।